office of the Bharat Limited is situated in the classified backward area of Maharashtra. The BOD want to keep its books of accounts at its corporate office in Mumbai, which is conveniently located. The BOD seek your advice about the feasibility of maintaining the accounting record at a place other than the RO of the company. कंपनी का जो आरओ है वो किसी स्लम एरिया में है, बैकवर्ड एरिया में है, तो वो अपने आरओ अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में रखना चाह रहे हैं जो कि मुंबई में है और जो कन्वीनियंट है और पॉश एरिया में है। तो क्या बोर्ड ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक्ट में सेक्शन 28 बताइए। कर सकते हैं, पर इसको लिख के देख ले कैसे लिखोगे इसको। चलो, क्वेश्चन ऐसे आसान है काफी, बट फिर भी लिखने में कुछ नहीं जा रहा अपना, फटाफट लिख लेते हैं इसको। लिखिएगा एज पर सॉरी नोट एज से सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the books of account and other relevant documents shall be kept at registered office where the director to keep its books of accounts at a place other than registered office then this must be filed with ROC within 7 days of BOD decision in form number AOC 5। समझ में आ गया? ये सिर्फ प्रोविजन है अपना, उसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट। फैक्ट में क्या आएगा? हियर, स्पीड अप करना जल्दी से। हियर द ऑफिस ऑफ कंपनी situated in backward area of Maharashtra. BOD intend to shift its office to its corporate office at Mumbai. बस अब हमें कंक्लूजन देना है, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती है। कंक्लूजन, सो बेस्ड ऑन द above provisions, the BOD can do so by complying with the provisions of with the provisions discussed above. Done, everybody? Move. फैक्ट क्यों नहीं लिखा आपने? आगे देखो, ये वाला देखिए एक बार, बढ़िया। 28 क्वेश्चन, May 24 का क्वेश्चन है, 5 मार्क का, सीरीज 1 में आया था ये।
Vishal Limited, an unlisted company, has been directed by the CG to prepare its periodical financial results and undergo a limited review of these results. The BOD is objecting, arguing that an unlisted company that are not required to prepare the periodical FS analyze the situation with reference to the relevant provision of Companies Act. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी अनलिस्टेड कंपनी को डायरेक्ट किया कि आपको पीरियोडिकल एफएस बनानी है, पीरियोडिकल एफएस बनानी है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या कहा कि हम तो अनलिस्टेड कंपनी है, पीरियोडिकल एफएस हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। आदित्य बताओ क्या बीओडी का कहना सही है गलत है? बताओ आदित्य। उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैन यू प्लीज स्पीक लाउडली? सर करना पड़ेगा, गलत है। कौन सा सेक्शन अप्लाई करोगे आप इसमें? सो 129A लगता है। 129 क्या? तो 129A अनलिस्टेड कंपनी को भी उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर में उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ आदित्य क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर ये वाला है अपना 28। हाँ क्या कह रहे हैं अभिषेक? मतलब एक अनलिस्टेड कंपनी जो और कोई कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करी है, अनलिस्टेड कंपनी प्लस एनी अदर कंपनी डायरेक्टेड बाय सीजी, ऐसा था, ठीक है ना। चलो लिखो आंसर नंबर 28 एज पर सेक्शन 128 नॉट 128 129A एज पर सेक्शन क्या? 129 हाँ हाँ लिखना हाँ जरूरी है। 129A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. This section deals with the preparation of periodical financial results. All the listed companies and other unlisted companies that are directed by central government have to prepare its periodical financial statement and completes its limited review और ऑर्डर। ठीक है जी, यहां पर आ गया हमारा कंपनी का नाम क्या था? विशाल लिमिटेड, a listed company, sorry, unlisted company and directed by Abhishek लिख पूरा fact and directed by central government to prepare its periodical affairs. BOD refused to prepare, contending that क्या कंटेंट करता है वो? It is unlisted, hence no requirement of to prepare periodical financial statements. ठीक है जी, अब मेरे क्या आ गया?
कंक्लूजन लिखिएगा। Based on the provisions discussed above, the contention of BODs is incorrect. कि BODs का contention incorrect है। The company have to या shall prepare लिख लो, have to prepare its FS on periodical basis। ये था हमारा conclusion, ठीक है ना। देखो छोटा सा provision, then fact and then conclusion। 5 नंबर का चलो कितने का भी आ सकता है विषय। ये 6 का आएगा तो ये लिखना है, 4 का आएगा तो भी लिखना है, 2 का आएगा तो भी यही एज इट इज लिखना। मार्क्स डजंट मैटर, कंटेंट मैटर। हो जाएगा उसमें बैट्स करेंगे कुछ सारा लिखना पड़ेगा विषय। वो फिर तुम्हारा बैड लक है कि इतना बड़ा क्वेश्चन वो 2 में देंगे, ठीक है। ऑडिट आदित्य एंड हर्ष। यस सर। सर फैक्ट में प्रिपेयर के बाद क्या लिखा है लास्ट में? पीएफएस। फैक्ट में क्या चीज है? आंसर में जो हमने फैक्ट में प्रिपेयर पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मिनट, चलो आगे देखो। नेक्स्ट लिखे कि रीओपनिंग वाला और करते हैं एक बार। The income tax authority in the next question देखिए 29 question। The income tax authorities in the current financial year 22-23 observed during the assessment proceedings a need to reopening this account of Sun Limited for the financial year 11-12। मतलब 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा 22-23, उसमें कोई केस चल रहा होगा उनका। उस केस के दौरान उन्होंने क्या पता लगाया कि हमें 11-12 के अकाउंट रीओपन करवाने हैं, ओके। और इसीलिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने अप्लाई किसको दिया? एनसीएलटी को अप्लाई किया। किसे अप्लाई किया? एनसीएलटी को। किस पर्पस के लिए? टू रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। आफ्टर दैट for reopen of its account, recast in the FS, examine the validity of the application filed by the ITO। आप जो एप्लीकेशन फाइल करें उसको वैलिडिटी बन के सही है सही नहीं, सही है। 8 साल से ऊपर के पहले समझाता हूं मैं आपको क्या क्वेश्चन। इसमें ये बात थी, जो हमारा आइटम है वो एनसीएलटी को 2022-23 में 11-12 के अकाउंट ओपन करवाने के लिए कह रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर छोड़ के पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर हम लेते हैं। 2020-21 बोलते रहो ना, 19-20, 18-19, 17, सॉरी हाँ 21-22 और 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18, 16-17 एंड 15-16 कितने हो गए? 4 और एक और रह गया 14-15। तो 2022-23 करंट फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम कितने साल के करवा सकते हैं आप? तो कितने साल तक के करवा सकते हैं? 14-15 तक के। करवा कौन से रहे? 11-12। क्या ITO को है पावर? ये नहीं, नो सच पावर। तो इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। चलिए समझ में आया क्वेश्चन क्या है? लिखो आंसर नंबर क्या है? 20। लिखिएगा एज पर द सेक्शन 130 of the Companies Act 2013,
this section deals with the provision of reopening of books of accounts by courts of tribunal or by court or tribunal order. Where any government authority with the government authority CG, SEBI, ITO contended that FS or board report. हाँ पूछो। मतलब ओपन तो सिर्फ कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से होंगे। हाँ, ये लोग apply- एप्लीकेशन करेंगे। Exactly. ठीक है। Where any government authority CG, SEBI, ITO and contended that FS or board report of the company are prepared in a fraudulent manner, then any of such authority may apply to NCLT for reopening of accounts in form number NCLT 1। ठीक है, यहाँ पर मैं वो डिटेल्स डालूंगा कि NCLT 1 में क्या जाना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग हो जाएगी फिर वो। For the tribunal after considering considering the application and representation of other authorities, याद है वो रिप्रेजेंटेशन की एक ने दिया था, वो सबको पूछेगा कि आप भी ऐसा मानते हो क्या, फिर बोर्ड पास करेगा। हाँ, ये वाली चीज है वो गवर्निंग अथॉरिटी जिन जिन के मतलब रूल्स रेगुलेशन लग रहे हैं उसके ऊपर। This presentation of other authority that after considering the application and representation of other authority may pass an order ऊपर ध्यान नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि अकाउंट में लेना उनके उसको जो आपको कहेंगे consider the representation, ये तो बोलते हैं उसको, ये रहा considering the representation कंसिडरेशन। हाँ, order for reopening or recasting the financial statement for the period of previous 8 years except current financial। बस ये आना है, ठीक है, और तो कुछ नहीं आना, ये मिस कर दिया हमने। ठीक है, फैक्ट here ITO makes an application to NCLT for reopening of books of account for the year 2011-12। ठीक है जी, मतलब मेरे ख्याल से और कुछ लिखने की इसमें नीड है नहीं, क्योंकि यही की डेडलाइन का फैक्ट बनेगा। कंक्लूजन So from like present period to for the year in current financial year 2022 and 23। ये था ना साक्षी?
सो यहाँ पर कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे? बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन डिस्कस provisions based on the above provision discuss the contention of IPO is incorrect. आदित्य क्यों इनकरेक्ट है ये बताओगे एक बार? क्योंकि उसने 8 साल से ज़्यादा का मांगा। हाँ, as the period as the period was earlier than 8 financial years in which from the year in which the application is बस इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। सजेस्टेड पता है इसमें क्या दिया हुआ है? सजेस्टेड में अपोजिट आंसर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इसमें कि जो एप्लीकेशन है ना वो तो वैलिड है, ठीक है, बट जो रिकमेंडेशन है वो गलत है। बस इस तरह से। एप्लीकेशन भी तो ओपन के लिए भेज हाँ, तो इसने मतलब थोड़ा सा घुमा के आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को लिखना तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि जो एप्लीकेशन दे रहे हो इंसेंटिव में वो सही है, बट जो उसने कंटेंशन डाला है ना वो गलत है। सर एप्लीकेशन भी तो हाँ, भी सही गलती हो गई। लेकिन यही कहना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन दिया ना वो तो सही है, बट जो वो चाह रहे हैं ना वो गलत है। अगर यही एप्लीकेशन अगर 8 साल के अंदर अंदर की होती तो वैलिड मान ली जाती। चलो, ट्वेंटी समझ में आ गया ना आप लोग को? एवरीवन? सर इसमें वो पॉइंट भी लिख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक चाहे तो फिर 8 साल से पहले का भी हम दे सकते हैं। वो कहाँ लिखोगे? प्रोविजन में ही लिख लिख सकते हो, प्रोविजन में आएगा देखते फिर वो प्रोविजन में आप उसको वही लिखोगे कि पिछले 8 साल तक रखे। अगर सीजी ने ऑर्डर किया था कि 8 साल से ज्यादा बुक्स ऑफ मेंटेन करके रखनी है तो रीओपनिंग का ऑर्डर 8 साल से पहले का भी हम इशू। ठीक है जी, आगे चले। बोलो। सर 8 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। नहीं, 8 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो 4 4 5 के आते हैं। 4 4 5 ऐसा ये आता है। 17 नंबर के क्वेश्चन होता है ना। 17 का नहीं, कितने का होता है? हाँ सॉरी, 5 5 4 का आता है। 5 तो 5 की बेटे 14 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो फिर सर इसमें एनसीईआरटी के जो कंटेंट होते हैं वो ना ना 5 के हिसाब से भी डालना ज्यादा ओवर रेटिंग हो जाएगा। वो तो स्पेसिफिकली पूछा है ना, तभी डलेगा वो, तो फिर वैसे नहीं डलेगा। फिर कितना भी रेलेवेंट पॉइंट भी तो कंटेंट में था तो मैंने करवा दिया आपको। इतना भी रेलेवेंट नहीं हो, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी इस पे आएगा ना, मुझे नहीं लगता इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी बनेगा। लेट्स व्हाट शैल आई मूव? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दैट इज, ये देखो प्रीविया क्यू क्या है, 3 नंबर में सिर्फ वो भी। ठीक है, कंटेंट फिर भी इतना लिखना पड़ेगा हमें। Right Trading Limited is a company engaged in trading of automobile spare part. During the current financial year 24-25, the CFO retired due to bad breath. CFO मर गया ill health की वजह से. The company appointed C as a new CFO. On the verification of the affairs, statutory return of the company, C advised the BOD of Right Limited to revise the affairs for the company. मतलब उसी के सीएफओ ने क्या बोला, जो पिछला सीएफओ था ना उसे गलत बना रखा तो आपको वो चीज रिवाइज करनी चाहिए। वॉलंटरी रिवीजन है भाई, ऑर्डर रिवीजन आएगा, वॉलंटरी रिवीजन है। सेक्शन 130 से 131 बोलो, ऑब्वियसली 131 रेगुलर सेक्शन देंगे। 130 उनका, 131 हमारा। तो ये तो याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। एक तो 129 ए आपको याद होना चाहिए, और एक 130 131 और एक 135। और करवा दो इसे जो अपना हुआ नहीं है। चलिए लिखना शुरू कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक। एज पर आंसर नंबर कौन सा है ये देख लो पहले। 30 है मेरे ख्याल से, नहीं 30 है।
as per section 131 of Companies Act 2013. This section deals with the opportunity of BODs to get their accounts revised voluntarily. So, we have the directors contended that the financial statement or board report were prepared in prudent manner or omit to include any relevant information. In that case, the BOD shall file an application to NCLT to get their accounts revised. ठीक है? However, such revision, वो voluntary बोलो, such voluntary revision can be made only for previous 3 financial year and नहीं वेगर मत लिखना and this revision can be made only once in a financial year for that particular previous year. For that particular previous year. Done? आगे चलो मैं कौन सी ईयर के ऊपर करवाना चाह रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था क्या हमने एक मिनट होल्ड करो रुक जाओ देखो 24-25 करंट ईयर है अपना वो ऊपर कौन से में करवाना चाह रहे हैं 21-22 के 24-25 को छोड़ के 23-24 22-23 और 21-22 करवा सकते हैं यस दे कैन डू सो पहले यहाँ पे क्या लिखो फैक्ट सर एक ही अकाउंट पे 2 बार तुम बना सकते हो अलग अलग जगह based on the provision discussed above based on the provision discussed above नहीं रुको ये नहीं आएगा हाँ कंक्लूजन आएगा ये तो कंक्लूजन होगा सॉरी in the given case the BOD of the company
proposes to reopen its books of accounts for the financial year 2021-2022 in the फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था ना, 24-25। अब बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? देखते हैं, चलो तो कंक्लूजन, बेस्ड ऑन द provision discussed, based on provision discussed above, the contention of BODs is correct. सर जो भी मेन पॉइंट है वो तो सारा प्रोविजन में आ जाएगा, फैक्ट में क्वेश्चन डालेंगे उसमें उसको करेक्ट करेंगे। या फिर अगर आपको एज डालना है, एज का मतलब क्या कि क्यों करेक्ट बोला, तो एक एड वो भी ऐड कर सकते हो एज यू डिड। ठीक है, सर एक बार फैक्ट से ऊपर करना। एक मिनट जाओ, जैसे इन्होंने ये लिखा है गिवन क्वेश्चन दे दिया, कैन डू सो, मैंने करेक्ट लिख दिया और इसमें ये लिखा हाँ कर सकता है वो। हाँ बस इसमें एज लिखना है, तो इसमें एज का लिखो गया, हाँ बस वही कि 3 साल से ज्यादा वो नहीं है। एज द एप्लीकेशन was not more than 3 प्रीवियस, बट ये ना पता कंफ्यूजिंग कर देता है एग्जामिनर को ना, कि यहाँ पे नोट लिखा है यहाँ पे करेक्ट लिखा है। तो ठीक है, लिखना लिख दो, छोड़ देंगे, ये लो लिख लो। एक मिनट में आता हूँ। Done? कुछ 31 सेम है होमवर्क, आप लोग का होमवर्क लिखिए क्वेश्चन नंबर 31। और क्या लिखूं? क्वेश्चन 19 लिख लो होमवर्क में। एक मुश्किल क्वेश्चन करवा दूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपके अटेम्प्ट में आ सकता है ये, अगर सितंबर दोगे तो अपियर तो करोगे ना सितंबर आप, ठीक है ना, अलग बेसिस पे निकल जाए तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ पार्ट पीरियड बहुत पहले आया है 2023 में, और मई एमटीपी के 2024 में आया है, अभी तक ये पीवाईक्यू में नहीं आया। बट जब उन्हें लोग का एग्जाम मुश्किल बनाना होगा ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिखे होगा, मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन नहीं है। देखना, एक एक लाइन बड़ी ध्यान से सुनना। द इंफॉर्मेशन extracted from the FS of the Resolution Private Limited as on 31st March 2023, मतलब ये एक्सट्रैक्ट्स हैं जो प्राइवेट लिमिटेड ने दिए हुए। पीवाईक्यू, सो नॉट पीवाईक्यू, इट्स पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल कितनी है? 50 लाख, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने शेयर्स हैं, और टर्नओवर कितनी है? 20 करोड़, 2 करोड़ 20 करोड़ है, 2 करोड़। 50 लाख हमारे क्या है? पीएससी। 20 करोड़ क्या है? टर्नओवर। It is further understand that Yellow Limited, which is a public company, Yellow Limited कौन है? एक पब्लिक कंपनी है, is holding 2 lakh equity shares fully paid up of Resolution Private Limited. Yellow Limited ने 2 लाख शेयर किसके होल्ड कर रखे हैं?
रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। रिजोल्यूशन के 50% बाद में देखूंगा मैं। होल्ड किसने कर रखी है? येलो ने। तो येलो क्या हुई? होल्डिंग। और वो क्या हुई? सब्सिडियरी एसोसिएट, वो बाद में देखेंगे क्या है। Resolution has filed its FS for the current year, excluding cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाई उसने। क्यों नहीं बनाई? आरओसी ने उसके पास नोटिस भेजा कि आपने कैश फ्लो क्यों नहीं बनाया। एंड व्हाट द कंपनी कंटेंडेड कि वो लोग स्मॉल कंपनी है, इसलिए हमारे ऊपर कैश फ्लो बनानी एप्लीकेबल नहीं होती। बताओ रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कैश फ्लो है या नहीं है? या नहीं है? बताइए। फाउंडेशन का कंसेप्ट है ये, इंटर में नहीं आया अभी तक कि आपके स्मॉल कंपनी कौन सी होती है, और फाउंडेशन आप लोग पढ़ के आते हो। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सुनो पहले क्या होती है। जिसकी पीएससी अप टू 4 करोड़ हो एंड टर्नओवर अप टू 40 करोड़ हो, ऐसी दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? स्मॉल। बट अगर कोई कंपनी स्मॉल, अगर कोई कंपनी, सॉरी यार, आई एम सॉरी, अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, किसी की होल्डिंग कंपनी है, किसी की सब्सिडरी कंपनी है, या किसी स्पेसिफिक एक्ट में बनी हुई है, तो चाहे पेड अप टर्नओवर कितने भी हो, वो कभी भी स्मॉल नहीं मानी जाएगी। ये प्रोविजन है अपना, समझे। आप चार्ट बनवा रहा हूँ, क्वेश्चन का बड़े ध्यान से सुनना और चार्ट बनाना साथ साथ। पहले मेरी हेल्प करना कि कंपनी कौन सी थी। एक कंपनी थी येलो, ओके, और एक कंपनी थी रिजोल्यूशन। इसकी 5 लाख रुपए पेड अप शेयर कैपिटल थे, आई थिंक सो 5 लाख रुपए शेयर्स थे, 5 लाख शेयर्स थे। और येलो ने कितने होल्ड कर रखे थे इसमें? 2 लाख। येलो एक पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है। अब ये बताइए 2 लाख कितना बनता है 5 लाख का? 50 तो नहीं बनता सर, ये नहीं बता, बाकी कितना बनता 40% है। है? क्या? 40%। 40% लगभग बनता है। तो 40% होल्ड कर, तो ये होल्डिंग तो है, बट ये सब्सिडरी नहीं है, तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ओके। इसकी पीएससी कितनी है? 50 लाख। टर्नओवर कितना है? 2 करोड़। 5 मिनट दो। और टर्नओवर कितना है? 2 करोड़। क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? बोलो ना। स्मॉल की दोनों कंडीशन पूरी हो रही है क्या? हाँ हो रही है, तो ये इस हिसाब से स्मॉल नहीं है। और ये, हाँ कोई बात नहीं। सर वो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल के बारे हाँ में मिनिमम, 4 करोड़, नहीं नहीं मैक्सिमम 4 करोड़ होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर 4 करोड़ ज्यादा तो स्मॉल नहीं मानी जाएगी। ठीक है। 4 करोड़ तक क्या तो स्मॉल मानी जाएगी। तो यहाँ पर उसकी 50 लाख है तो स्मॉल मानी जाएगी, राइट ना। वो सब्सिडरी है, और सब्सिडरी होती फिर भी स्मॉल नहीं मानी जाती, तो अब यहाँ पर स्मॉल मानी जाएगी। और स्मॉल में सीएफएस मैंडेटरी नहीं होती। तो क्या डिफॉल्ट किया कोई इसने? नहीं किया। नहीं समझा तेरे को? मतलब ये तो समझ आता है ऊपर के सब्सिडियरी और होल्डिंग वाला रिलेशनशिप तो नहीं। हाँ ठीक है, ये भी समझ आ गया दूसरा कि अच्छा ठीक है, टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग तो स्मॉल कंपनी है। स्मॉल है, रुक जाए बात, स्मॉल है। हाँ ठीक है, एक बात बता, अगर वो 40% ना होके 55% होता, हाँ, तो होल्डिंग सब्सिडी आ जाता। एक सब्सिडियरी और किसी की होल्डिंग किसी की सब्सिडरी को स्मॉल कभी नहीं बोलते। हाँ तो ये किसी की होल्डिंग किसी की सब्सिडरी है, नहीं है, तो स्मॉल बोलेंगे। स्मॉल बोलेंगे क्योंकि ये कंडीशन ये छोड़, उसके अनुसार बता। होल्डिंग सब्सिडियरी के अकॉर्डिंग। हाँ, वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है तो उसको प्लस ये कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो स्मॉल मानेंगे। ये कंडीशन पूरी हो, ये कंडीशन पूरी हो जाती, बट वो होल्डिंग होती है, सब्सिडरी होती है किसी की। वो भी अप्लाई नहीं होता। हाँ ऐसा समझा आप? तो ना तो इसने डिफॉल्ट किया और ये स्मॉल मानी जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बताओ स्मॉल है या नहीं है, डिफॉल्ट किया है या नहीं किया। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले मेरे को आप लोग। आ गया? करवा दो अटेम्प्ट इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। जो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सारे क्लास में itself हम कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को पॉलिशिंग हो जाए सारा। जब सेल्फ स्टडी करो तो आपको वो लिखने की नीड ना पड़े इतना। तो पर फ्रेम कर लो। मैं देखो पहले मुझे लिखना है इसमें कि स्मॉल कंपनी कौन सी होती है, फिर मैं होल्डिंग सब्सिडरी वाला बता दूंगा इसमें कि उसको स्मॉल नहीं बोलते। फर्दर मैं बता दूंगा कि स्मॉल कंपनीज को
फाइल करना जरूरी नहीं होता। देखते हैं कैसे फ्रेमिंग होती है जजमेंट के हिसाब से कि कौन क्या पहले डालता है। जो मेरा मन करेगा वो पहले डाल दूं, आप लोग कुछ और चाहो तो वो भी डाल सकते हो आप। चलिए लिखिए बार, आंसर नंबर कौन सा है? 13। लिखिए एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी shall file its financial along with P&L, balance sheet, notes, CFS, statement of change in equity, आप लोग पूरा लिखोगे, to the ROC every year. However, क्या statement of change in equity? However, where a company is a small company that is whose turnover does not exceed 40 crore and paid up share capital, ये तो इसको अलग से लिख सकते हो, मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। विशक स्पीड इंक्रीज करो भाई थोड़ा सा। एंड पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट सर एक्सीड 4 करोड़। क्या? मतलब जहाँ पे P&L बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला। हाँ तो ये कैश फ्लो exceed 4 crore rupees. मेरी कभी स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, ओपीसी, ओपीसी और स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं और क्या था, और कौन सी कंपनी था? ओपीसी डोरमेंट, ओपीसी गवर्नमेंट प्राइवेट स्मॉल आवर्स not required to file the cash flow statement. Further, holding or subsidiary of any company will not be regarded as small company. बस हो गया ना। अब होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन नहीं डालने, फिर तो बहुत बल्कि हो जाएगा चीजें। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। अभी फिर भी डाल दे के मतलब जैसे आपने पेड फिर कैलकुलेट करना होगा। मेरे हिसाब से ऐसा डाल दो, सही रहेगा साफ साफ। ठीक है ना? हाँ कंटेंट तो आ ही गया। अब आगे बार फैक्ट हियर, कौन सी कंपनी थी? रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन प्राइवेट रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है PSC 50 lakh, एसी 50 lakh, resolution have PSC 50 lakh and turnover, बोलिए 2 करोड़ 2 crore and yellow limited hold 2 crore, नहीं 2 crore नहीं, 2 lakh shares in resolution private limited and RPL fails to file its CFS to ROC, for which ROC issued notice to them for non-filing फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली। क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलो, फिर मैंने आगे कंक्लूजन। आखिरी क्वेश्चन नहीं आज का,
कंक्लूजन कैसे लिखोगे? बेस्ड ऑन द प्रोविजन डिस्कस अबव। इसमें दो पूछे हुए हैं, पहला कि वो स्मॉल है या नहीं है, और दूसरा डिफॉल्ट किया है या नहीं किया। वन बाय वन आंसर देंगे। पहले हेडलाइन क्या लिखोगे? बेस्ड ऑन द प्रोविजन डिस्कस अबव। बेस्ड ऑन द provisions discussed above. A bar as the turnover and the share count does not exceed the prescribed criteria and the company also fails to fulfill the criteria for holding and subsidiary. Hence यहाँ से हमारा पॉइंट आ गया, the company is treated as a small company. बी लिखो, डिफॉल्ट क्या नहीं किया है? डिफॉल्ट किया है क्योंकि नहीं किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ पे फाइल की? तो स्मॉल नहीं है, स्मॉल को कहाँ फाइल करनी पड़ती है? ठीक है। एज द कंपनी was regarded as small company, as a company was regarded as small company, आगे क्या था? hence not require अब पूरा लिखना है आपको, कैश फ्लो statement. The company does not makes any default bus. This is our answer. इसको डालो बॉक्स में। डन आदित्य एंड हर्ष? यस। डन आदित्य एंड हर्ष? यस सर। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बस। जो क्वेश्चन दिए वो होमवर्क कर लेना, और कल पे डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। आज भी यहाँ पे बच्चे आए नहीं क्योंकि सबका एग्जाम है यहाँ पे, इसलिए तो एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं करवाया मैंने कुछ। फिर क्वेश्चंस किए हम 28, 29, 30, 31, 32, ये 13। डन? यस। अभी समझा लो। चलिए एंड द मीटिंग। ओके सर। क्या समझाना बताओ? वो जो आपने बुक के लिए दिए थे, एवरेज गोल्ड एंड